नमस्कार, मैं हूं खालिद मलिक। जापान दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच टोक्यो में शिखर वार्ता हुई। शिखर वार्ता के बाद हुई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से दोनों देशों के बीच रिश्तों की गर्माहट खुलकर सामने आई। शिंजो आबे ने मोदी के जापान दौरे को ऐतिहासिक करार देते हुए भारत के साथ कई आर्थिक और तकनीकी करार का ऐलान किया। तो मोदी ने कहा कि भारत की विदेश नीति में जापान सबसे अहम है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अपनी सरकार के गठन के 100 दिनों के भीतर वो जापान आए, इसकी उन्हें बेहद खुशी है। सवाल है तो क्या अपनी जापान यात्रा से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के साथ ही अमेरिका को भी आगाह करने की कोशिश की है? सवाल ये भी है कि जापान से मोदी अच्छे दिन लेकर आएंगे? ऐसे ही सवालों के जवाब जानेंगे आज का मुद्दा में अपने मेहमानों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चढ़ा जापान का रंग और जापान डूब गया मोदी के रंग में। असली बातचीत शुरू होने से पहले ही जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ज्यादातर मौकों पर मोदी के साथ दिखे। पहले दिन क्योटो में अगवानी के बाद दूसरे दिन मंदिर जाने में भी साथ साथ रहे। मोदी जापान की भक्ति और संस्कृति का जायजा लेते गए और फिर तीसरे दिन शिखर वार्ता की बातचीत व्यापारिक और सामरिक क्षेत्रों में आपसी भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों के बीच करीब 85 अरब डॉलर के समझौते चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की आंखों को चुभ सकते हैं। समझौता बुलेट ट्रेन पर भी हुआ है। जापान भारत को बुलेट ट्रेन के लिए आर्थिक और तकनीकी मदद देने को तैयार हो गया है। अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने को लेकर तेजी आने की उम्मीद है। दौरे से पहले ही जापानी में ट्वीट कर मोदी ने जापान के लोगों का दिल जीत लिया था। ये मोदी की खासियत ही है कि वो कहीं जाने से पहले ही उसकी ऐसी जमीन तैयार करते हैं कि मोदी में लोगों की दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री मोदी एक छात्र बनकर टोक्यो के ताइमेई एलिमेंट्री स्कूल भी गए। उन्होंने कहा कि वो ये जानना चाहते हैं कि कैसे नैतिक शिक्षा, अनुशासन और आधुनिकीकरण जापान की शिक्षा प्रणाली में साथ साथ चलते हैं। इससे पहले मोदी ने क्योटो में यूनिवर्सिटी छात्रों से भी मुलाकात की थी। जापान के दौरे के अपने एहसास से मोदी गदगद दिखे हैं। कि भारत के विकास और परिवर्तन में जापान की आने वाले दिनों में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आज प्रधानमंत्री आबे ने आश्वासन दिया है, एक प्रकार से शपथ ली है कि भारत के इंक्लूसिव डेवलपमेंट में यह व जापान का बिल्कुल नए स्तर पर सहयोग और साझेदारी देंगे। दौरे के पहले ही दिन जो डील हुई वो मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी के नाम। वाराणसी को क्योटो की तर्ज पर स्मार्ट सिटी में ढालने को जापान सहमत हो गया है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर जापान के साथ इससे पहले करार को लेकर भेदभाव बरतने का आरोप भी लगाया। देखिए, अच्छी बात है, काशी को बनाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को ये भूलना नहीं चाहिए कि वो सिर्फ एक काशी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो भी होता है वो सारे देश को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए पूरे देश का विकास हो और देश का आर्थिक उन्नति हो, इस पर उनका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, बजाय इसके कि सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र की तरफ उनका ध्यान जाए। जापान के व्यापारिक संगठनों के नुमाइंदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री विकास के गुजरात मॉडल का जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि गुजरात में काम कर चुके जापान के लोगों को विकास के गुजरात मॉडल के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र में उनकी सरकार ने 100 दिन में अच्छे नतीजे दिए हैं और अब विकास दर में उछाल से आत्मविश्वास भी बढ़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट में जापान की मदद से देश में बदलाव की वो बयार बहेगी
जो 125 करोड़ भारतवासी चाहते हैं। सवाल है, तो क्या मोदी भारत के लिए जापान से अच्छे दिन लेकर आएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। जापान से लाएंगे अच्छे दिन, आज का मुद्दा यही है। और आज हमारे साथ मेहमान हैं राजनीतिक मामलों के जानकार केतन वेकरिया जी, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं हिमांशु पटेल जी, और समाज सेविका सोनल जोशी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु पटेल जी, सवाल सबसे पहले आपसे, आप विपक्ष में हैं, कि क्या मोदी जापान से अच्छे दिन लेकर आएंगे? पहले तो चुनाव रैली में भारत में वो बातें करते हैं कि भारत में वो शक्ति है कि वो ये पूरे देश को रोजगार दे सकता है, पूरे देश को पूरे वर्ल्ड को आगे ले जा सकता है। आज वो जापान जाके जापान से जो एग्रीमेंट करके आते हैं वो कोई नए नहीं है, वो पुराने सब एग्रीमेंट कंटिन्यूएशंस में है। वो मीडिया में ऐसा दिखाई देता है कि जैसे जापान से पहली दफा कोई एग्रीमेंट हुआ हो। अब आगे के भी रिकॉर्ड्स देखो तो 1991 से जापान के साथ अपने एग्रीमेंट जो हुए हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट इन्वेस्टमेंट के और जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के, वो सबसे ज्यादा है। और जापान ने ये भी माना है, उन्होंने एक एनुअल सर्वे भी किया था कि इंडिया इज द गुड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। और इंडिया की सिक्योरिटी में भी जापान ने 3 ही देश ऐसे है जिसके साथ सिक्योरिटी पैक किया है, उसमें से इंडिया है। कि यानी जापान ने इंडिया को कंसीडर किया है। वहाँ की इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ने भी अपने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है उसको बैकबोन ऑफ द जापान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वैसे प्रमाणित किया है। और दूसरी बात जो इन्वेस्टमेंट की बात है, तो इन्वेस्टमेंट आज जो भी है वो आप देखो तो मनमोहन सरकार ने 2010 में वो वहाँ गए थे, तभी से इन्वेस्टमेंट का जो प्रपोजल मगर देखिए हिमांशु जी, जो मनमोहन सिंह जी गए थे और आज नरेंद्र मोदी जी गए हैं, दोनों में काफी फर्क दिखाई देता है। साफ सी बात है, मीडिया में भी देखिए आप, फर्क मीडिया में दिखाई देता है। मैं वही बोल रहा हूं, मीडिया में दिखाई देता है। लेकिन हिमांशु जी, क्या समा बांध चुके हैं वहां पर नरेंद्र मोदी? नहीं, कुछ भी नया नहीं, वो मैं आपको वही बता रहा हूँ जो वो आप उसको 1-to-1 फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। जैसे वो 2010 में जो एग्रीमेंट हुए थे और 2008 में जो आगे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो बात बताई, दिल्ली मुंबई मेट्रो, तो उसका जो पहले इन्वेस्टमेंट जापान ने यहाँ किया था, उसका भी $4.5 बिलियन US डॉलर आए थे। ये अभी आज के जो एग्रीमेंट में अभी बात हुई है 3.5 बिलियन US डॉलर की है। लेकिन मनमोहन सरकार ने 2008 में जो 3 बिलियन US डॉलर का करेंसी स्वेप किया था, तब वैश्विक मंदी आई थी। तब जापान के इन्वेस्टर्स यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करने चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जो मैंने बताया ना आगे भी एनुअल सर्वे किया था कि उनका वो, क्योंकि वो कंजर्वेटिव बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने सर्वे किया था कि कौन सी कंट्रीज ज्यादा सेफ है और हाईएस्ट रिटर्न मेकिंग है, जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से उन्होंने इंडिया पे सिलेक्ट किया था। जब आप बोल रहे हैं कि हमारे जापान के साथ पहले से ही अच्छे संबंध हैं, वही मैं बता रहा हूं, भारतीय कंपनियों पर पाबंदियां क्यों हैं वहां? जब आपके अच्छे संबंध है, क्या बात कर रहे हैं? पाबंदी है वहां पर बहुत सारी कंपनियों को, जैसे अभी छूट मिलेगी। नहीं, पाबंदियां कुछ भी नहीं। कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? 2010 में जो एग्रीमेंट हुए थे तो उसमें बिजनेस पर्पस के लिए 1-to-1 जापान और इंडिया में 3 इयर्स के लिए बिजनेस वीजा ओपन कर दिए है। और 94 जो अभी 94 जो गुड्स थी उस पे वो कस्टम और कस्टम ड्यूटी भी रिमूव कर दी है। हम केतन वेकरिया जी से जानेंगे कितनी सच्चाई है आपकी बातों में। केतन वेकरिया जी ये कह रहे हैं कि हमारे ही बहुत अच्छे संबंध पहले थे यूपीए सरकार के, और भारतीय कंपनियों को वहां प्रतिबंधित किया गया, बहुत सारी कंपनियां प्रतिबंधित हैं वहां पर। तो अब ऐसे में आपको क्या लग रहा है, मोदी का ये दौरा आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अगर पहले भी मनमोहन सिंह के समय भी जो एक रहा था, रिश्ते थे हमारे जी बिल्कुल जापान के साथ, मगर ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इस बार ये रिश्ते काफी आगे निकले हैं। और हम अपने हिसाब से देखें वो तो बात है ही, मगर जापान के प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा है कि नए सिरे से पूरे रिश्ते आगे बढ़ाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छा तरीके से चलाएंगे। और यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। मनमोहन वर्सेस मोदी को देखे बगैर ये देखना चाहिए कि चलो जापान से हमारे जो रिश्ते थे उससे काफी अच्छे हुए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत के जितने भी बड़े राष्ट्र है, मान लीजिए अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, उसमें सबसे भरोसेमंद जो हमारा कोई भी मित्र राष्ट्र है तो वो जापान है। इसीलिए मोदी ने जो ये सबसे पहले बड़े राष्ट्र, अभी तक वो सब कॉन्टिनेंट में ही 2-3 कंट्री में गए, सबसे नेपाल में
सबसे बड़ी कंट्री में गए हैं तो जापान उसने इसीलिए सिलेक्ट किया कि वो जानते हैं कि जापान है जो हमारे डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकली हमें मदद कर सकता है। जी सोनल जोशी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जापान 100 दिनों के अंदर अपनी सरकार के गठन के 100 दिनों के अंदर गए वहाँ पर और वहाँ से संदेश दिया कि मुझे बहुत खुशी है जापान आकर, वो भी अपने सरकार के गठन के 100 दिनों के अंदर यहाँ आकर, तो क्या लगता है ये चीन को, अमेरिका को, पाकिस्तान को संदेश देने की कोशिश नहीं है कि देखिए अगर आप मेरे साथ अच्छे नहीं रहेंगे तो हम आपको अपनी प्राथमिकताओं में नहीं गिनेंगे, जो हमारे साथ अच्छा है वो हमारी प्राथमिकताओं में है? क्या कहेंगे आप? मेरा बिल्कुल ये मानना है, क्योंकि उन्होंने जैसे बोला है कि 21वीं सदी है जो एशिया की है जी। और उसमें जापान बहुत मजबूत राष्ट्र है और उनके साथ अगर संधि बन जाती है तो वो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा अमेरिकन कंट्री को भी। और उन्होंने जो MOU किए हैं बिजनेस की रिगार्डिंग जो, तो उनसे तो डेफिनेटली वो मैसेज जाएगा कि हम लोग फाइनेंशियली कंडीशंस में हम लोग बहुत ही मजबूत हैं और हम किसी भी मैटर में हम लोग पीछे नहीं हट रहे। और मोदी जी के जाने से वो फर्क पड़ा है, पहले थे सुभाष चंद्र बोस थे, तब से ये रिश्ते जैसे कि जुड़े हुए हैं। उनके समय की बात करें तो 2007 में भी मोदी जी और इनके दरमियान बातचीत हुई थी, पर अभी जो बात हो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी अगर आप देखेंगे तो जैसे कि जो आंबे जी है वो भी बहुत ही पसंद करते हैं मोदी जी को, जैसे ट्विटर पे फॉलो भी करते हो एक दूसरे को, बहुत ही अच्छी तरह एक दूसरे को फॉलो करने के मतलब एक दूसरे को अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग करने की बात है। और इनके मामले में जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो दोनों राष्ट्रों के भी जो मुखिया है वो एक दूसरे को अगर अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो बातचीत बढ़ाने में उनका मतलब और ही तरीका हो जाता है, विश्वसनीय हो जाता है। तो मेरा मानना है ये दोस्ती के रिश्ते इस देश के संबंध को और मजबूत बनाएंगे। मेरा डेफिनेटली ये मानना है। और बहुत ही अच्छे जैसे कि बुलेट ट्रेन का बोला है, जापानी बैंक के लिए भी परमिशंस दी है। उन्होंने बोला है कि हम प्रधानमंत्री कार्यालय में एक स्पेशल विभाग रखेंगे यहाँ पे, और वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो आएंगे जापानी जो आएंगे उद्योगपति, तो उनके लिए भी व्यवस्था होगी। तो एक बहुत ही बड़ा आह्वान है और उनसे डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि अमेरिका और पाकिस्तान जरूर इससे हिल जाएंगे। जी, अमेरिका, पाकिस्तान और साथ ही साथ हमारा पड़ोसी देश चीन भी इस रिश्ते को कहीं ना कहीं अलग नज़र से देखेगा, क्योंकि वो भी हमारा पड़ोसी है और जिस तरीके से हमारे संबंध जापान के साथ बढ़ रहे हैं उससे पूरे विश्व में एक अलग संदेश ज़रूर जाने वाला है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से कहना यह है कि हमारे जापान के साथ बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं, पहले भी आना जाना हुआ है और जिस तरीके से हमारे रिलेशन रहे वो कहीं ना कहीं विश्वसनीय के आधार पर बेहतर रहे हैं। हिमांशु पटेल जी, सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं हमारे रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं, चलिए ठीक है मान लेते हैं उस बात को, मगर जिस तरीके से मोदी जी ने वहाँ जाकर संदेश देने की कोशिश की है कि हमारी प्राथमिकताओं में जापान आता है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो आपकी सरकार से अलग है, क्योंकि ये संदेश ना सिर्फ विरोधियों को देने के लिए है बल्कि ये संदेश चीन को भी देने के लिए काफ़ी है, पाकिस्तान को देने के लिए भी काफ़ी है और अमेरिका को भी देने के लिए काफ़ी है। देखिए ये चीज़ें जो बता रहे हैं तो वो फैक्ट एंड फिगर के साथ मैं आपको बताता हूँ। जी बताइए। जो जापान का जो FDI का इन्वेस्टमेंट है भारत में, तो जापान नंबर 4 पे आता है उसमें, और जापान से अपना FDI का फ्लो इतना ज़्यादा है। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में 2008 में जो करेंसी वॉर हुए थे उसमें जो अभी वर्ल्ड मंदी आई थी, तो तब वो बड़ा प्रधान मनमोहन सिंह ने जापान के साथ $3 बिलियन के करेंसी स्वेप किया था। उसके बाद 2013 में उसको बढ़ा के $15 बिलियन कर दिया था। यानी जो अपने एग्रीमेंट में जो उस 2008 और 2010 में किए, जिसमें दिल्ली मुंबई मेट्रो ट्रेन आ जाती है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, मैं बता रहा हूँ, आप पहले मुझे कंप्लीट कर दीजिए, बाद में आप बोलिए। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर और दूसरे दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर और जो बेंगलोर और चेन्नई कॉरिडोर, जो उसमें प्रपोजल्स उस टाइम पे रनिंग थे, उसके लिए जो पता था कि उस टाइम पे अगर US डॉलर के में ट्रेडिंग करेंगे तो अपने को ये करेंसी वॉर चल रहा है तो उसमें क्या
यहाँ इफेक्ट आती है, तो उस टाइम पे वो उन्होंने दूरंदेशी करके वो $50 बिलियन का जो करेंसी स्वैप किया था, दूसरी 23 कंट्रीज के साथ भी किया था। उसमें पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी था, बिजनेस एक्सचेंज भी था, सब जो वीजा परमिशन लिबरल कर दी थी। यानी पूरे जो डेवलपमेंट का जो बेस रखा था उसी टाइम पे रखा था। और उसी टाइम पे जो 2006-2010 में जो ये बीजेपी सरकार थी जो न्यूक्लियर डील की थी, तब वो अपोज कर रही थी, उस पे उन्होंने बड़ा हंगामा किया था। तब वो सुषमा स्वराज जी विरोध पक्षी नेता थी, तो उन्होंने बिग ब्लंडर करके नहीं, वो जापान के रिलेशन को इफेक्ट करता था, वो जापान के रिलेशन के साथ इफेक्ट करता था, उन्होंने बिग ब्लंडर करके उसको नकार दिया था। सीधा सा है, कहीं इधर उधर से सवाल नहीं कर रहा हूं, सीधा सा सवाल है। जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया है, जिस तरीके से शिंजो आबे ने कहा है, शिंजो आबे ने कहा है, देखिए वहां के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये ऐतिहासिक करार है, ऐतिहासिक दौरा है, तो क्या चीन को संदेश नहीं जाएगा? चीन को संदेश नहीं जाएगा कि अपने औकात में रहे चीन को संदेश की बात ही नहीं है। अब मैंने क्या आपके मनमोहन सिंह ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने देने की कोशिश की? नहीं की, आप नहीं जानते। जापान एक कंट्री ऐसी है जो सिक्योरिटी पैक में काफी कम लोगों से सिक्योरिटी मेजर्स पे वो कॉन्ट्रैक्ट देती है। की बाजीगरी की बात ना करें, इंडिया समझो जापान के साथ हालात क्या हैं? आप जापान के साथ अपने रिलेशन कितने अच्छे वो चाइना भी जानता है। उन्होंने सिक्योरिटी मेजर्स में जापान ने इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है। केतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं। केतन जी कहिए। ऑफ कोर्स डेफिनेटली चाइना को बड़ा मैसेज जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जिस जैसे संबंध हमारे और चाइना के हैं, उससे भी खराब संबंध चाइना और जापान के हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो हिमांशु पटेल जी बात और देखने के लिए क्या हुआ है, अब का जो ये दौरा है सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक सीमित नहीं है, उसमें बड़ी डील दो बात है। एक तो जापान से बात हो रही है कि वो हमें 15 फाइटर जो प्लेन है एयरफोर्स में हम शामिल कर सके, जापान से खरीदने की बात है, अब तक नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये वो टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड में सिर्फ अमेरिका और जापान दो ही देश के पास है। तो एक अगर वो हमें देते हैं मान लीजिए, तो चाइना को सबसे बड़ा मैसेज जाएगा। अरे वो देते। और दूसरी बात जो न्यूक्लियर में डील होने वाली है, सिविल में जो न्यूक्लियर पावर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, वो भी एक बड़ी बात होगी। यानी कि ये सिर्फ जो पिछली सरकार में हुआ था अच्छा ही हुआ था। मैं हिमांशु भाई को कहना अच्छा ही, मगर काफी आगे बढ़ा है, काफी आगे बढ़ा है। वो बढ़ा दिया, न्यूक्लियर रिन्यूएबल एनर्जी का भी किया था। सोनल जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि चीन के संबंध अक्सर अपने पड़ोसियों के देशों के साथ बेहतर नहीं रहे, चाहे बात कीजिए जापान की, वियतनाम की बात कीजिए, चाहे फिलीपींस की बात कीजिए, चाहे हिंदुस्तान की बात कीजिए। अभी कुछ दिनों से लग रहे थे कि हिंदुस्तान के साथ रिलेशन अच्छे होने वाले हैं, पाकिस्तान के साथ रिलेशन फिर से ख़राब हो गए हमारे। और जिस तरीके से हम जापान के नज़दीक जा रहे हैं, जिस तरीके से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जापान से हमारा रिलेशन बहुत बेहतर बन जाए, तो क्या चीन पूरे विश्व समुदाय में एक ऐसी स्थिति में खड़ा नहीं होगा कि ये अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता है, तो इस पर दबाव बनेगा और भारत के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश करेगा इस दौरे के बाद? जी, मैं ज़रूर मानती हूँ उन पे बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और वो खुद भी अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करेगा भारत के साथ, क्योंकि उनको ये मालूम हो गया कि अगर ये दो राष्ट्र अगर जो मिल जाते हैं तो उनको डेफिनेटली उनको फ़र्क पड़ता है। और चीन भी बहुत ही मतलब बहुत पॉपुलेशन वाली बहुत बड़ी कंट्री और मजबूत कंट्री है। तो अगर जापान और इंडिया के बीच में जो अगर ये अनुसंधि जो बोल रहे हैं और ये सारी जैसे कि हर जगह पे जैसे कि बोल रहे हैं कि बिजनेस में भी काफ़ी संधियाँ और काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, तो उससे वो उनको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और वो चाहेंगे कि उनके भी रिश्ते भारत के साथ बहुत अच्छे हो। और अगर बाद में अगर कोई दौरा होता है माननीय नरेंद्र मोदी साहब का अगर चीन में, तो वो लोग भी आगे बढ़ के हमारे साथ बिजनेस करना चाहेंगे, हमारे साथ और संधियां करना चाहेंगे। तो इससे ये मैसेज जरूर जाता है। और चीन के जो पीएम है वो आ ही रहे, राष्ट्रपति है वो आ रहे हैं इंडिया में अब तो थोड़ी समय के बाद। यानी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, ऐसी रणनीति की स्थिति का निर्माण कर रहे हैं नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार, जिससे हम पड़ोसियों के साथ बेहतर, चाहे तो दबाव, साम दाम दंड भेद, ये कहावत तो मालूम ही है, तो हम कहीं ना कहीं से इसी पर चलते हुए कुछ ऐसी स्थिति भारत का बनाना चाहते हैं जिससे हमारे पड़ोसी हमारे साथ बेहतर रिलेशन अगर नहीं भी रखना चाहें तो रखने को मजबूर हो जाएं, ये जानते हुए कि अगर हम इसके साथ नहीं रखते हैं तो हमारा पड़ोसी इसके साथ बेहतर रिलेशन रखेगा और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए खतरनाक साबित होगा। हिमांशु जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि सितंबर में
आखिरी में जाने वाले हैं नरेंद्र मोदी अमेरिका। तो इस दौरे के बाद आप उस दौरे को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि जो जापान का एग्रीमेंट अभी जो बातें चली है वो एशिया की जो उन्होंने 2005-6 में जो एग्रीमेंट किए थे उसके कनेक्शंस में चल रही है। जो ये उसमें न्यू एशिया एरा, वहाँ के जो जापान के तब के प्रधानमंत्री थे उन्होंने बोला था कि वी बिगिन विथ न्यू एशियन एरा। तो जो पूरा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट, सिक्योरिटी का डेवलपमेंट और जो व्यापार का डेवलपमेंट हो रहा है वो न्यू एशियन एरा के संबंध में हो रहा है। और उसमें चाइना भी आ जाता है। चाइना कोई अछूत नहीं है। आज आप बातें कर रहे हो, चाइना से इंपोर्ट आप ज्यादा करते हो जी। अब चाइना और जापान का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी आप उसकी फिगर भी देखोगे तो 2001 में जब इंडिया का एक्सपोर्ट जापान में 2.2 बिलियन डॉलर्स का हो रहा था, वो बढ़ के 7 बिलियन डॉलर का हो गया। और जापान से जो इंपोर्ट होता था वो 1.9 बिलियन का था, वो 12 बिलियन डॉलर्स का हो गया। यानी रिश्ते बड़े हैं। इसके कारण जो इकोनॉमी में सुधार आया है उसका भी एक ये नतीजा है। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो देख रहे हैं इंडिया में, जो मेट्रो रेल्स और वो सब बातें हो रही है और जो देख रहे हैं वो जापान के कारण ही हुआ है। और दूसरा को चाइना के साथ जो बातें हो रही थी तो चाइना जानता है कि इंडिया ने कौन से कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट की है। 2008 में सी लिंक का जो एशिया स्पेसिफिक सी और इंडियन ओशन की सी एग्रीमेंट जापान के साथ किए हैं। तो वो पता है चाइना को, यानी वो कोई ऐसी बातें नहीं होती है, वो इंटरनेशनल लेवल पे जो सबको पता होती है। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि ये मैसेज जा रहा है। चाइना भी इक्विप कंट्रीज है और उसने अपने बलबूते पे आ गया है। लेकिन हमको डिपेंड रहना पड़ता है। नहीं, आप समझो, हमको डिपेंड रहना पड़ता है। तो आज हमने जापान के साथ कोलैबोरेशन करके सवाल है हिमांशु जी, फिर ये संदेश क्यों देते हैं? वही संदेश 100 दिनों के भीतर चाइना का नाम दिया है। नहीं, चाइना का नाम दिया है, मुझे बताइए कोई भी भाषण में चाइना का नाम आया है? देखिए, बहुत सारे राजनीतिक मामले ऐसे होते हैं चाइना का नाम नहीं आया, इशारों में बता देना पड़ता है। इशारों में कहाँ पे चाइना का नाम आया हुआ है? उन्होंने कहा ना कि जापान और भारत एशिया के दो। मैंने बताया एशिया, मैंने आगे भी बताया कि एशिया में चाइना आ जाता है। अब चाइना एशिया रिलेशन की बात करते हो तो चाइना के वो भी इंटरम मीनिंग हुआ कि चाइना के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं। चलिए, आप केतन जी बोलेंगे। आगे बताने वाली और रिश्ते बताने वाली बात नहीं है। विदेश नीति में काफी हद तक सिंबॉलिक पे ही पूरी दुनिया उसको अंडरस्टैंडिंग करती है। और बड़ी बात है, प्रोटोकॉल के तहत जब कैपिटल में एक कंट्री के पीएम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहीं रिसीव करने जाते हैं। आपको पता है कि कोटा में जापान के जो पीएम थे वो मोदी जी को रिसीव करने गए और उसने जिस तरह से रेड कारपेट वेलकम किया है, देखिए उसकी भी एक जापान की भी खुद की दिखाना है, उसको भी चाइना को एक मैसेज देना और इंडिया को भी दिखाना। यानी अब दोनों मिलके ये दिखाना जताना चाहते हैं दोनों देश कि अगर चाइना को मैसेज देना चाहते अगर आप इंडिया से अच्छे रिलेशन नहीं रखोगे और जापान से रिलेशन अच्छे नहीं रखोगे, ये दो कंट्री बड़ी है जो अगर एक साथ होती है तो पर्टिकुलर एशिया में चाइना को दिक्कत हो सकती है। और इसमें इस दौरे में ये मैसेज चाइना को देने की कोशिश भारत ने भी की है और जापान ने भी की है। ये डेफिनेटली इसको मानते हैं कि नहीं हिमांशु जी? आप नहीं मानेंगे? नहीं, ये प्रोटोकॉल मैं पहले बता देता हूँ। प्रोटोकॉल की बात और जो बात कर रहे थे तो उसमें मैं भी ये बता देता हूँ कि जब मनमोहन सरकार जो यूएस दौरे पे गई थी तब एक ही वो प्रधानमंत्री थे पूरे वर्ल्ड के जो वाशिंगटन डीसी में से ओबामा खुद उनको बाहर छोड़ने आए थे प्रोटोकॉल को वो प्रोटोकॉल के बेस वो अच्छा जेस्चर है, बराबर है, लेकिन उसका मायने में वो नहीं रखना चाहिए। लेकिन हमने भी रिश्ते बनाए, इसके लिए वो जापान के प्रधानमंत्री अपने साथ रिश्ते बनाते। आज के नए रिश्ते नहीं है। चलिए सोनल जी आप चाइना के साथ जो बात कर रहे हैं, मेरा यही कहना है कि मैं जब अमेरिका जाने से पहले अगर इनकी ये विजिट जापान की हुई है तो अमेरिका को मैसेज जाता है, उन पे दबाव पड़ता है। तो उनको बस यही मैसेज ये जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं और ये मैसेज जाना भी जरूरी है कि हम भी बहुत मजबूत है। इंडिया जापान के साथ रिश्ते कर रही है और सारे कंट्रीज जो इंडिया के साथ रिश्ते बनाना चाहते हैं और इनके अमेरिका पे दबाव डेफिनेटली पड़ेगा। और ये बहुत ही अच्छी तरह से उनकी रणनीति है जो आपने अभी बोला कि शाम दान दंड भेद, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और उन्होंने जो एक बात की है कि इस तरह से पहले विजिट करना जापान के, उसके बाद में यूएस जाना, तो ये दबाव उनके ऊपर भी रहेगा। और ये जो बोल रहे हैं कि समुद्री, जो इन्होंने बात की केतन भाई ने, कि जो समुद्री एम्पलीफायर जो प्लेन होते हैं जो समुद्री अंदर भी चल सकते हैं और हवा में भी चल सकते हैं, अगर वो संधि होती है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है। और हमारे पास भी ऐसे
चीजें हमारे पास होनी चाहिए कि जब भी युद्ध हो तो हमारे पास हम लोग हर तरह से सक्षम होने चाहिए। सक्षम होने मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं पहले, और अभी बाहर से इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। मनमोहन सरकार ने सभी चीज मेड इन इंडिया बनाई। सरकार ने जी बहुत अच्छे काम किए 10 सालों में, अब इसलिए मोदी सरकार काम करें। हिमांशु जी, सवाल यह है कि जापान जाने के बाद वहां उनका कहना है कि 100 दिन में हमने बहुत बेहतर नतीजे दिए हैं। आप इकरार करते हैं या इनकार करते हैं? कुछ भी नतीजे नहीं हुए हैं, सब जीरो है। और जो इकोनॉमी भी डाउनग्रेड हुई है, खाली इन्फ्लेटेड फिगर से दिखा रहा है कि इकोनॉमी अच्छी है, बाकी सब चीजों के भाव बढ़े हैं। सिक्योरिटी मेजर्स में भी वो फेल्योर है। पहले जब पाकिस्तान के साथ ऐसा किया था जब वो प्रधानमंत्री बन रहे थे, आज पाकिस्तान से मंत्रणा करने से मुकर रहे हैं। यानी उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है जो देश को आगे ले जा सके। और उससे ये इसमें क्या होता है कि देश के साथ दूसरे कंट्रीज के साथ वो ये देखते हुए रिलेशन बिगड़ते हैं। हर एक कंट्री एग्जामिन करती है कि क्या क्या प्रधानमंत्री ने किया, कैसे उनकी नेगोशिएशन हुई और किस मसले पे वो पीछे हटे। यही तो हमारे साथ जापान के साथ कैसे रिलेशन बन रहे हैं। वही मैं बता रहा हूं, अभी देखो वहां जा रहे हैं, वेलकम होगा। बाद में एग्रीमेंट कितने एग्जीक्यूट होते हैं, एग्रीमेंट कैसे एग्जीक्यूट होते हैं वो देखना पड़ेगा। 100 दिन में एक बात तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि जीडीपी जो है वो बढ़ा है। नो डाउट जो है महंगाई है उसमें जितनी लोगों की अपेक्षा थी उतनी हद तक वो काबू 100 दिन में नहीं कर पाए हैं। मगर तो मैं 100 दिन की सरकार को आप कितने मार्क्स देंगे 10 में से? 10 में से मैं 7.5। सोनल जोशी जी, आप कितना देंगी? 8 मार्क। हिमांशु पटेल जी, आप आज तो उम्मीद नहीं रखते? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये उम्मीद की बात नहीं है, जो फैक्ट है। आज आप हर एक चर्चा में बोलते हैं 100 दिन में सरकार क्या करेगी, हनीमून पीरियड है, और आप अभी मार्क्स देने की बात कर रहे हो। आज उसने कोई पॉलिसी मेकिंग डिसीजन ही नहीं लिया। आज उनकी एक भी पॉलिसी तो दिखाओ जो उन्होंने एजेंडा में दी हुई है। तो केतन वेकरिया जी, हिमांशु पटेल जी, सोनल जोशी जी, आप तीनों ने इस मुद्दे में, इस चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सवाल यही खड़े होते हैं कि 100 दिनों के अंदर भूटान का, नेपाल का और जापान का दौरा कर चुके हैं देश के प्रधानमंत्री, अभी दौरे पर ही हैं जापान के। तो 100 दिनों में क्या अच्छे दिन आए या फिर जापान से अच्छे दिन लेकर आएंगे नरेंद्र मोदी? देशवासी ये देख रहे हैं। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।